आप लोग से जो कि ग्रुप सी का पेपर है और एक उसमें से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट? यही हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग में से मेरे ख्याल से यहाँ पे तो 26 है। यस 26। तो मेरे क्लास में तो इतने ही लोग लगभग रहते थे, तो मेरे ख्याल से या कई सारे लोग नहीं जुड़े होंगे, तो कुछ लोग होंगे जो रेगुलर रहे थे। तो मुझे प्लीज बताइए कि मैंने कहाँ तक आप लोगों को लिखाया था 1935 के एक्ट में। मुझे लगता है कि 1919 का एक्ट मैंने खत्म किया था और उसके बाद मैं 1935 के एक्ट में आया था, लेकिन 1935 के एक्ट में कहाँ तक मैंने लिखाया था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? सर केंद्र स्तर पर किए गए सुधार तक लिखवाए थे 935 के एक्ट में। यस सर। और लास्ट लाइन क्या था जरा बताएंगे? वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसके बाद ये तो आधा लाइन बताया आपने, पूरा बताइए। सर इसमें है अध्यादेश तथा वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता था। वायसरॉय के बारे में लिखाया होगा ना, मैंने वायसरॉय या गवर्नर जनरल लिखा होगा वहां पे, राइट? यस सर। हाँ वायसराय। हाँ हाँ वायसराय तो वायसराय के बारे में। बिल्कुल। तो जब मैं पूछ रहा हूँ लास्ट लाइन बताने का, तो सर तो जहां से पूरा मैंने स्टार्ट किया है वो लाइन वहां से बताइएगा, तब ना मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज फिर कहाँ से? क्या आनंद, आप तो रेगुलर रहते थे ना, यही है ना? मेरे ख्याल से आनंद जी वही है हाँ क्या? सर। 7 पॉइंट लिखाए थे उसमें लास्ट पॉइंट यही था ना जो ये बोल हाँ। रही है? वायसराय को जो अभी भी केंद्र हाँ स्तर पर जो अधिक हाँ शक्तियां हाँ मिली हुई थी। हाँ। जी और बोल कौन रही है वैसे, क्या नाम है आपका? सर मेरा कुमार है। हाँ, पुष्पा। पुष्पक। यस सर। अच्छा ठीक 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 ठीक। हाँ तो जो लोग भूल चुके होंगे या फिर जो लोग रेगुलर नहीं रहे होंगे उनके लिए सभी को मैं म्यूट करें तो आवाज आपका थोड़ा क्लियर आएगा। कुछ हाँ हाँ, बीच में बाकी लोग को म्यूट कर दीजिए आप। यस। सर आप unmute ओके। यस ओके, सॉरी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर दीजिएगा चैट बॉक्स पे, फिर जब देने का आंसर देने का समय आएगा तो मैं क्लास के एंड में कर दूंगा। तो बेसिकली मैं आप लोग को बता रहा था कि कैसे कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश शासन काल के दौरान। और फिर मैंने कहा था कि कई सारे एक्ट लाए गए थे। 1773 का रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था, उसका चार्टर एक्ट लाया गया, ठीक है, 1793 में। यस सॉरी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया गया था पहला, 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट, फिर 1793 के बाद चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए, 1793 में, फिर 1813 में, 1833 में, 1853 में। उसके बाद उसके बाद 1857 को विद्रोह हुआ। और फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो क्राउन का शासन जब यहाँ पे आ गया, तो वहां पे उसके बाद कई और एक्ट लाए गए। उसमें मेनली हमारे काम का जो एक्ट है वो मैंने बताया था कैसे भारतीय लोग शासन में भागीदारी लेना चाह रहे थे कि जो भारतीयकरण हो शासन का, प्रशासन का। और फिर बाद में उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की गई और लोगों ने दबाव डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ सुधार देने के लिए बाध्य हो रही थी, और सुधार क्यों दे रही थी इसके पीछे की सारी कहानी मैंने आप लोग को जो रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन हुए थे उसमें मैंने बताया था। फिर मैंने बताया कि सुधारों का ही एक क्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसपे वो ऐसे वादे किए गए थे देने से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था, तो कि लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सच में कुछ बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराना चाह रही है इंडियंस को, सेल्फ गवर्निंग बॉडी या फिर सेल्फ डिटरमिनेशन का राइट वगैरह। लेकिन जब 1919 का एक्ट आया तो हमने देखा कि पार्शियल या तो कहिए की तरह से डायर की अद्वैत शासन दे दिया प्रांतों में कुछ मामलों के अधिकार, कुछ बेसिक शिक्षा वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह का राइट दे दिया इंडियन मिनिस्टर्स को। लेकिन जो ज्यादा
पावरफुल, जो ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे, जैसे कि रेवेन्यू, सेना हो गया या पुलिस हो गया, ये सारी चीजें ब्रिटिश ने अपने अधिकार में ही रखा। और उसके बाद मैंने कहा कि भारतीय भारतीय और दबाव डालते रहे, आंदोलन चलाते रहे। मैंने बताया सहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो नॉन कोऑपरेशन सॉरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय वगैरह आंदोलन वगैरह हुआ। फिर 1935 का एक्ट आया, और इस एक्ट में मैंने आपको सबसे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, उसमें मैंने बताया था कि प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्त कर दिया गया था। प्रांत की का शासन अब भारतीय मिनिस्टर चलाने वाले थे, और केंद्र स्तर पर जो थे वो ब्रिटिश रहते। तो केंद्र स्तर पर जो ब्रिटिश रहते, तो उसी के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ये एक पेपर फेडरेशन मैंने बाद में कहा था उसे, मैंने बताया ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात ब्रिटिश कर रहे थे, जिसपे ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासत दोनों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे शामिल होते। और देसी रियासत और ब्रिटिश इंडिया क्या है, सब मैंने क्लास में बताया था। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं उसका बस आप लोगों को चाह रहा था कि मैं लिखा दूं, लिखाने से पहले एक आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो 1935 के एक्ट में दो स्तर पर सुधार करने की बात हो रही है, एक प्रांत के स्तर पर और एक केंद्र के स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पर जो क्या बनता, तो अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन बनता, और उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन थे वो मैंने लिखा दिया। हालांकि मैंने यही बताया कि सेंट्रल लेवल पर या फेडरल लेवल पर जो अखिल भारतीय संघ के लिए जितने प्रोविजन आए वो लागू नहीं हो पाए, क्योंकि संघ बन ही नहीं पाया। इसीलिए जो सेंट्रल लेवल पर जितने सुधार हुए, केंद्रीय स्तर पर आप समझिए कि वो अभी तक जो पुष्पा ने बताया कि जो सुधार हुए थे, गवर्नर जनरल वाली बात की, गवर्नर जनरल वीटो एक्सरसाइज का स्तर, ये जितने अभी मैंने लिखा है सेंट्रल लेवल पर सुधार की बात, फेडरल लेजिस्लेचर की बात, वो सारे पेपर पे ही रह गए। इसीलिए इसको शेखर बंदोपाध्याय इतिहासकार जो है, जिन्होंने प्लासी से विभाजन तक और उसके पश्चात नाम की बुक लिखी है, उस बुक में शेखर बंदोपाध्याय ने इसको कहा है ये एक पेपर फेडरेशन था, यानी कि जो संघ जो था वो कागजी संघ था, वो अस्तित्व में कभी नहीं आ पाया। ये सारी चीजें नियम तो बना दिया, लेकिन अस्तित्व में नहीं आ पाया। अब हम देखते हैं कि प्रांत के स्तर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या सुधार करना चाह रही थी या क्या क्या सुधार उन्होंने दिया। और प्रांत के स्तर पर जो सुधार अब मैं जो लिखाऊंगा 1935 के एक्ट में, आप ये बात मान के चलिए कि वो सारे लागू हुए थे ब्रिटिश शासन के अंदर। ठीक है, जो सेंटर के लेवल पर जो लागू हुए, जो लिखाया मैंने, वो लागू नहीं हुए थे। लेकिन चूंकि वो लाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लागू हुए नहीं हुए अलग बात है, हमें एक्ट पढ़ना है, एक्ट में कौन कौन सी बातें थी वो पढ़नी है, इसलिए मैंने उसको लिखा दिया। लेकिन वो लागू नहीं हुए थे। लेकिन प्रोविंशियल या प्रांतीय स्तर पर जो चीजें मैं अब लिखा रहा हूं अभी से, वो सारे लागू हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर जो सुधार हुए दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन लागू कौन हुआ, तो सिर्फ प्रोविंशियल लेवल वाला, सेंट्रल लेवल वाला लागू नहीं हो पाया, क्योंकि संघ बन ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब लिखिए प्रांतीय स्तर पर किए गए सुधार, एक सब हेडिंग दीजिए, उसमें लिखिए प्रांतीय स्तर पर किए गए सुधार। सर इसको तो लिखाया था ना, प्रांतीय स्तर वाला लिखा है थे 1935 के एक्ट में, लिखा है। तो जरा बताइए तो क्या क्या मैंने लिखाया है उस पे। सर जो प्रांतीय सुधार में दो देश शासन की जो व्यवस्था थी सर, उसे अपनाई गई थी। अरे वो तो कहाँ आप 1919 के एक्ट के बारे में बोल रहे हैं। सर 1935 का सिर्फ आप केंद्रीय स्तर पर किए गए सुधार लिखा है। सुधार प्रांतीय स्तर पर किए गए सुधार, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, सांप्रदायिकता पर आधारित पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखा गया। सांप्रदायिकता पर आधारित पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रांतीय विधायिकाओं के लिए सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते
पूर्ण विराम के बाद लिखिए निर्वाचन के लिए महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। निर्वाचन के पश्चात प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन होता। प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन होता। प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन होता जो कि प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते। जो कि प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते। ये मंत्री सभी प्रांतीय विषयों का प्रशासन संभालते। इन मंत्रियों इस मंत्रिमंडल का एक प्रमुख होता जो कि प्रधानमंत्री कहा जाता। जो कि प्रधानमंत्री कहा जाता। हालांकि प्रांतीय विधायिका के पास प्रांतीय विषयों के साथ-साथ समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के अधिकार होते। समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के अधिकार होते। समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के अधिकार होते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रांत के स्तर पर उसका 40% हिस्सा ऐसे लिखिए, उसके 40% हिस्से दान नहीं किया जाता। उस 40%
के स्तर पर उसके 40% हिस्से पर वोटिंग नहीं की, उसकी वोटिंग नहीं, उसके उस पर मतदान नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त लिखिए, कंटिन्यू करिए, इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नर के पास कर दे रिपीट, एक मिनट इसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर कर दे रिपीट, ठीक है। प्रांतीय गवर्नर के पास अभी भी अत्यधिक शक्तियां थी, प्रांतीय गवर्नर के पास अभी भी अत्यधिक शक्तियां थी। वह किसी बिल पर सहमति देने से मना कर सकता था। कॉमा, अध्यादेश जारी कर सकता था, तथा प्रांतों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता। ठीक है, तो बेसिकली प्रांतीय प्रशासन की जो बात की जा रही थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात, तो उस पे ये सारे चेंजेस 1935 में हम देखते हैं और 1935 में जो चेंजेस आए उसकी कंटिन्यूटी हमें 1919 के एक्ट से मिलती है। तो आप जितने भी आपके सिलेबस में जो एक्ट हैं, वो चाहे मेरे से पहले वाले जितने भी एक्ट हो, अगर हो सकता है वो 1813, 1833 वगैरह का भी एक्ट क्यों ना हो, आप सबको एक कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि फिर भी 1857 के बाद जो चेंजेस आए थे उसमें कंटिन्यूटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बेसिक जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है उसकी आपको पहचान करने के लिए एक्ट काफी कामगार साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आउट ऑफ नोवेयर ये सारे एक्ट नहीं आए हैं। 1919 का एक्ट की पृष्ठभूमि 1909 के एक्ट में तैयार हो चुकी थी और 1995 की जो एक्ट है उसकी पृष्ठभूमि आप 1919 में देखते हैं। तो मैं बोल रहा था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में या प्रोविंशियल स्तर पर जो सुधार आए उस पर सबसे पहले तो ये बातें हो रही है कि जो मैंने बताया था 1919 में जो एक्ट 1909 में मैंने बताया था कि सेपरेट लेजिस्लेचर के सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई थी। उसमें मुस्लिमों का अलग पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया था जिसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होते और उनको वोट करने का राइट भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का रहता। मैंने बताया था ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी इसको जारी रखा गया 1919 में और इस पे सिख, एंग्लो इंडियन वगैरह सबको भी शामिल किया गया। ठीक है, और ये हम देखते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है उसे 1935 के एक्ट में भी जारी रखा गया। ठीक है, तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था को जारी रखा गया था 1935 में। और ये एक तरह से कहिए कि कहीं ना कहीं एक तरह से कम्युनल प्रैक्टिस थी या सांप्रदायिक व्यवस्था थी, क्योंकि आप एक कुछ समुदाय के लोगों को ये कह रहे हैं, धर्म के आधार पर ये कह रहे हैं कि आपसे पृथक हैं और इनको अलग से निर्वाचित होने का अधिकार है, उसमें उस निर्वाचन में देश के दूसरे जन समुदाय भाग नहीं ले सकते। तो एक सांप्रदायिक व्यवस्था थी जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के विभाजन के लिए भी जिम्मेदार रही थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था है जो पहले से चली आ रही थी 1909 से 1919 में भी कंटिन्यू रखी गई थी, उसे भी जारी रखा गया 1935 में। और यहाँ पे ये बात है कि जो प्रांतीय विधायिका के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए जो चुनाव होने वाले थे वो डायरेक्ट होने वाले थे, यानी कि प्रांत के स्तर पर कुछ लोग, ज्यादा नहीं, 13 से 14% लोगों को वोटिंग राइट्स थे, वो भी वोटिंग राइट्स किस आधार पर दिए जाते थे मैंने बताया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के दौरान ये इस तरह से कि जो ज्यादा एजुकेटेड हो, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, इन्हीं आधार पे बेसिकली वोटिंग राइट्स दिए जाते थे। तो वही 10 से 14% लोगों के बीच वोटिंग राइट्स थे, वही लोग चुनाव में भाग लेते थे और चुनते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 1935 के एक्ट में महिलाओं को भी पहली बार वोटिंग राइट दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप याद रखिएगा।
कि 935 के एक्ट में महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया गया। हालांकि सारी महिलाओं को नहीं, बल्कि उसी आधार पर जैसे कि पुरुषों को दिया गया था, यानी संपत्ति और शिक्षा के लेवल को देखते हो। जाहिर सी बात है उस समय कितनी महिलाएं शिक्षित रही होगी, ठीक है। तो आप तो खुद ही, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि एजुकेशन पॉलिसी तो ऐसे बनाई गई थी 1911 तक टोटल सभी स्तर की शिक्षाओं में 1% से भी कम महिलाएं थी, तो आप समझ सकते हैं। बट बेसिकली ये काम किया गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा मैंने बताया कि अभी जो मैंने लिखा है तो उसको मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ कि प्रांत के स्तर पर जो चुनाव होते तो उसमें से लोग चुन करके आते, प्रांतीय विधायिका में बैठते और फिर उसमें से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता। ये मंत्रिमंडल का एक मुखिया होता, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो विधानसभा होती है स्टेट में, तो उसका जो एक मुखिया होता है जिसे हम आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं आजकल, लेकिन वो उस समय प्राइम मिनिस्टर कहलाता या प्रधानमंत्री कहलाता था। तो 1935 के एक्ट में जो प्रांत के स्तर पर जो चुनाव हुए आगे चलकर, तो उसमें जो प्रांत में जिसका शासन हुआ, जिस पार्टी का या जिस व्यक्ति का, आप समझ सकते हैं, तो वो जब लोग चुन के आते तो उस एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता और वो मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री उस समय कहलाता था, प्रीमियर या प्रधानमंत्री उसे कहते थे। और जो मंत्रिमंडल बनती प्रांत के स्तर पर, उसे प्रांतीय स्तर पर जितने भी विषय निर्धारित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका शासन चलाने का अधिकार होता। मैंने बताया था कि शासन के लिए 3 सूची बनाई गई थी, 3 लिस्ट तैयार किए गए थे। कौन कौन से? एक तो फेडरल लिस्ट या केंद्रीय सूची, संघीय सूची, दूसरा प्रोविंशियल लिस्ट या प्रांतीय सूची, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो फेडरल लिस्ट में वैसे विषय थे जिसपे कानून सिर्फ केंद्र की सरकार बना सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट में वैसे विषय थे जिसपे कानून प्रांत की सरकार बनाती, और कंकरेंट लिस्ट में वैसे विषय होते जिसपे कानून बनाने का अधिकार प्रांत और केंद्र दोनों को होता। तो ये जो प्रांत के स्तर पर जो विधायिका चुनी जाती, वो प्रांतीय और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पे कानून बना सकती थी, उसे इसके अधिकार थे। और उसके जो मंत्री होते, जो प्रांत के स्तर पर चुने जाते, वो पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते। ये बात थी। हालांकि यहाँ पे ये बात भी है कि मैं हमेशा से आप ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का जो स्ट्रक्चर समझेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ तो ब्रिटिश ज्यादा से ज्यादा अधिकार भारतीयों को हस्तांतरित करने की बात कर रहे हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो चेक एंड बैलेंस करने के लिए, काउंटर चेक करने के लिए वहां पे कुछ ऐसे प्रोविजन भी डाल दिए जाएंगे जिससे कि भारतीयों का अधिकार दिया जा रहा है, ये दिख तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो पावर रहेगी वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास ही रहेगी। तो यहाँ पे भी वही काम किया गया है। उसमें ये कि जो प्रांत के स्तर पर एक गवर्नर होता, मैंने बताया था सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, वायसरॉय होता है। गवर्नर जनरल पहले कहते थे, बाद में उसे वायसरॉय कहते थे। और प्रांत के स्तर पर एक गवर्नर होता है। तो आज के जैसे प्रांत के स्तर पर गवर्नर होते, उसी तरह वहां भी उस समय भी थे, लेकिन आज के प्रांत के स्तर पर गवर्नर के पास उतनी उस तरह की पावर नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो मेन पावर है वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है। ब्रिटिश पीरियड में जो मेन पावर थी वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में नहीं दिए थे लास्ट तक वो लोग, बल्कि उनके दिए थे जो ब्रिटिश ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर में एक तरह से के हायरकी में शामिल लोगों को मिला था जो ज्यादा अधिकार थे, जैसे कि गवर्नर, जैसे कि वायसरॉय, इन लोगों का अधिकार ज्यादा होते थे। तो प्रांत के स्तर पर जो गवर्नर होते थे उनको भी काफी राइट थे। उनको कैसे कैसे राइट थे कि वो किसी बिल को अपनी सहमति देने से मना कर सकता था। अगर कोई बिल विधायिका में पास हो रहा है, मतलब लाया जा रहा है, तो उस बिल पे अल्टीमेटली सिग्नेचर गवर्नर का चाहिए होता है, तो उसको सहमति देने से मना कर सकता था उस बिल को। और वो चाहता तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है, मुझे लगता है मैंने रेगुलर क्लास में पूछा था और किसी ने जवाब भी दिया था कि मतलब जब प्रांतीय विधायिका का सेशन नहीं चल रहा होगा तब गवर्नर उस अध्यादेश के द्वारा एक तरह से वो कानून की तरह एक्ट करेगा अध्यादेश। तो समझिए कि गवर्नर भी एक तरह से कानून बनाने का अधिकार ही उसे दिया गया है। उसके अलावा अगर गवर्नर चाहे तो वो गवर्नर जो है वो प्रांत का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। तो आज जैसे कैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, झारखंड में तो कई बार लगा है, तो राष्ट्रपति शासन आज कैसे लगता है, तो उसका क्या मतलब है कि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है वो सही से काम नहीं कर पा रहे या विधानसभा को भंग करने की जरूरत पड़ गई है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो उसमें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ये एक प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर गवर्नर को लगता है, प्रोविंशियल गवर्नर को ये लगता है कि प्रांतों का शासन सही से नहीं चल रहा है, तो प्रांत का शासन अपने हाथ में ले सकते। सो गवर्नर्स एक्ट लागू करना बोलते थे उस समय, प्रांतों का शासन अपने हाथ में लेना, यानी कि जो विधायिका से जितने लोग चुन के आते वो फिर कुछ काम के नहीं रह जाते। और प्लस प्रोविंशियल लेवल पर जो बजट तैयार होता
तो उसमें 40% बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब उस बजट को आप समझिए कि ब्रिटिश अगर सेना में ज्यादा या लोकल या प्रोविंशियल पुलिस वगैरह पे रेवेन्यू वगैरह के लिए इस तरह का कुछ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए बजट तैयार कर रही है, तो उस पे आप ना नहीं बोल सकते, वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारे हो गए जो जो नियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 935 के एक्ट में दी थी। इसको इवेल्युएट करते हैं अब इस एक्ट को कि इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह क्या रही थी। लेकिन उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में चाहे तो मैसेज कर लीजिए, या फिर आप एक तरह से इंडिविजुअली भी आप बोलिएगा तो अनम्यूट कर दिया जाएगा आपको। मैं इसलिए अभी ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब मैं जब इवैल्यूएट करूंगा इस एक्ट का, तो आप जब तक उस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं समझेंगे तो इवैल्यूएशन में आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इवैल्यूएशन की ओर जाता हूँ। मैं वो लिखाऊंगा फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। आप अगर चैट बॉक्स में यस भी लिख के मैसेज कर देंगे तो मैं मौका दे दूंगा बोलने का, कोई ऐसा इशू नहीं। आप अगर बीच में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? वैसा मत सोचिएगा कि हेजिटेट मत करिएगा पूछने के लिए, ठीक है? तो ठीक है, तो अब आप लिखिए 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। अगर किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो लिखिए 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, एक सब हेडिंग दीजिए और उस पे डैश देके लिखिए। पॉइंट वाइज मैं लिखा दे रहा हूँ, और ये पॉइंट वाइज जो है उसको आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को कि जब भी जितने भी मैं पॉइंट वगैरह जिस तरह लिखाता हूँ, इवैल्यूएशन वगैरह जब मैं कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को समझने के लिए लिखा दे रहा हूँ। आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ के अपने शब्दों में एग्जाम में आंसर देने की, है ना? लाइन बाय लाइन कॉपी करना कहीं सही नहीं होता है, खास करके आप लोगों के लेवल पर आकर के, ठीक है? तो इसको आप पढ़िएगा, अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा जितना आप समझ पा रहे हैं, जो आप किताबों से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो लिखिए आप, उसमें पॉइंट पॉइंट करके लिखिए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए और लिखिए। वॉयसरॉय तथा गवर्नर को दी जाने वाली विशेष शक्तियां, वॉयसरॉय तथा गवर्नर को दी जाने वाली विशेष शक्तियां इस अधिनियम के सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा बनती, इस अधिनियम के सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा बनती, इस अधिनियम के सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा बनती, ठीक है? और ये मैं बोल रहा हूं इस अधिनियम के सुचारू रूप से काम करने में बाधा बनती, तो मतलब इस अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित होती, तो उस व्यवस्था को सही से भारतीयों के हित में नहीं चलाया जा सकता था। ब्रिटिश तो जानबूझ करके ब्रिटिश वायसरॉय और गवर्नर वगैरह को ज्यादा पावर दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सही से काम ना हो, क्योंकि इससे उसके दो हित साबित होते ब्रिटिश के। एक तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ये बोल भी पाते कि देखिए हमने तो कर दिया, हमने तो भारतीयों को सुविधा दे दी, और साथ ही साथ वो कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर था, जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, उसको भी बनाए रख सकते थे। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखाया कि वायसरॉय तथा गवर्नर को दी जाने वाली विशेष शक्तियां इस अधिनियम के सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा बनती। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां तक कि प्रांतों में भी गवर्नर के पास अभी भी काफी शक्तियां बाकी थी, गवर्नर के पास अभी भी काफी शक्तियां बाकी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम का संघीय हिस्सा, अधिनियम का संघीय हिस्सा, संघ वाला हिस्सा या जो फेडरेशन जो बनाने की बात की जा रही थी, अधिनियम का संघीय हिस्सा कभी लागू ही नहीं हो पाया, कभी लागू ही नहीं हो पाया। ब्रैकेट में लिखिए कागजी संघ, ब्रैकेट में लिखिए कागजी संघ। अधिनियम का संघ वाला हिस्सा कभी लागू ही नहीं हो पाया, ब्रैकेट में लिखिए कागजी संघ। मैं कागजी संघ इसलिए ब्रैकेट में लिखा दे रहा हूं क्योंकि मैंने नाम लिया था शेखर बंदोपाध्याय का और उनकी किताब का, और ये कागजी संघ उसी की किताब में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी है, इस तरह के जो शब्द हैं, उन सबको आपको उन सबसे वाकिफ होना पड़ेगा, और अगर एग्जाम में ये सारे शब्द लिखिएगा तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आने की गुंजाइश हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखे जाने के कारण, जारी रखे जाने के कारण के रूप में देखा गया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इवैल्यूएशन हम लोग यही तक लास्ट पॉइंट तक करेंगे, उसके बाद मैं आपको वो एक डिस्कशन पे ले जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन्नीस सौ 1935 का अधिनियम वास्तव में एक कठोर संविधान की तरह था, वास्तव में एक कठोर संविधान की तरह था, जिसमें आंतरिक विकास की संभावनाएं नगण्य, जिसमें आंतरिक विकास की संभावनाएं नगण्य थी। साथ ही इसमें सुधार के अधिकार, इसमें सुधार के अधिकार ब्रिटिश संसद के पास, साथ ही इसमें सुधार के अधिकार ब्रिटिश संसद के पास। ब्रिटिश संसद के पास, ठीक है, ब्रिटिश संसद के पास। तो ये तो हो गया पॉइंट वाइज, जिन सारे ये वो सारे पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा जब इवैल्यूएशन करेंगे, आप इस एक्ट का मूल्यांकन करेंगे। तब इसको अपने शब्दों में कैसे लिखे, तो ये कला जो है वो आपको खुद तैयार अपने से अपने लेवल पर सीखनी होगी। मैं लाइन बाय लाइन लिखा दूंगा तो आप उसको छाप देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बेनिफिशियल, कहीं से बेनिफिशियल नहीं आपके लिए। अगर कोई टीचर लिखाते भी हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको अपने शब्दों में समझकर लिखने की। ये चूंकि ये तो रिकॉर्ड होती है मीटिंग, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्या क्या अगर इसको अपने शब्दों में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे। आप लोग फ्यूचर में जाके देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब पे मेरा ये जो लेक्चर है वो, लेकिन एक एक लाइन लिखाने पे बहुत टाइम टेकिंग भी है, प्लस अभी कराना भी मुश्किल है। तो आप इसका जो इवैल्यूएशन करेंगे
तो इसके हर पहलुओं को पे गौर कीजिए। प्रांतीय स्तर पर क्या सुधार किए गए थे, उसमें कौन सी बातों को आप क्रिटिसिज्म के तौर पे ले सकते हैं, कौन सी जो केंद्रीय स्तर पर जो सुधार किए गए थे उन सब में कौन से बातों पे आप आलोचना करते हैं। आप पॉइंट को पढ़िएगा तो आपको अपने आप, अगर आप लेक्चर समझे होंगे तो अपने आप आपको उसमें से आलोचना निकल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ सुधार लाए गए थे, लेकिन इन सुधारों का वास्तविक उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे सुधार क्यों ला रही थी, इन सब की बातों की भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर। अभी के लिए जब इवैल्यूएशन करने की बात करेंगे तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 1935 का जो एक्ट लाया गया था, उस पे केंद्र और प्रांत के स्तर पर सुधार लाए गए थे। उसमें हम ये देखते हैं कि केंद्र के स्तर पर जो कागजी जो संघ बनाने की बात की गई थी, वो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। और अस्तित्व में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कागज जो संघ बनाने की बात की गई थी, उस पे ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने की बात की गई थी। लेकिन यह भी कहा गया था कि आधे से ज्यादा जो देशी रियासत होंगे वो इस बात पे सहमत होने चाहिए कि इस संघ में वो शामिल होंगे। लेकिन देशी रियासत इस बात पे सहमत नहीं हुए कि वो संघ में शामिल होंगे। और मैंने बताया था क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कोई जाहिर सी बात है, कोई नहीं बैठना चाहेगा जनता के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, क्योंकि अगर वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठते तो मतलब कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे कि जनता का शासन आना चाहिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए संघ जो कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया, और इसीलिए इसे शिखर बंदोपाध्याय ने कागजी संघ कहा है, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं इसे और इसी कारण से इसे कागजी संघ कहा जाता है।